मेजॉरिटी में क्या होता है, हिंदू गवर्नमेंट में शामिल होते। संविधान सभा की जो मांग कर रही है, तो संविधान बनाने वाले भी कल कौन होते, हिंदू ज्यादा होते। तो मुस्लिम लीग ने इन सब चीजों को देखते हुए मुस्लिम लीग ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि ये मांगे नहीं माननी है। और साथ में आप जानती है ब्रिटिश सरकार से उनकी साठगांठ हो चुकी थी इस बात के लिए कि भाई हम तुम्हारा समर्थन कर देंगे, लेकिन इन मांगों को आप अभी नहीं मानो। और किसकी तरफ गई आपका, तो ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को नहीं माना। और ये सब डिमांड्स क्या हो गई आपका, क्या बोलेंगे, ये सब क्या बोलेंगे, यहाँ पर छोटा सा बिंदु लिख लेना, अपनी कॉपी में लिखें। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार से यह कहा था कि किसी भी प्रस्ताव पर सबसे पहले मुस्लिम लीग की सहमति प्राप्त की जाए। क्या बोलेंगे, मुस्लिम लीग की सहमति प्राप्त की जाए। बात क्लियर है। तो ये कांग्रेस की डिमांड्स थी, और क्या कांग्रेस की इन डिमांड्स को ब्रिटिश सरकार ने माना, यस और नो, यस और नो। तो आप कहेंगे जी भैया। इसके बाद में घटनाक्रम क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1939, ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 22 अक्टूबर 1939, यहां पर क्या हुआ, कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने 8 प्रांतों से इस्तीफा। मुझे बताएं कितने प्रांतों में बहुमत की सरकार थी। जिन साथियों ने पॉलिटी पढ़ा होगा उनको पता होगा। कांग्रेस रिजाइंस फ्रॉम, कांग्रेस रिजाइंस रिजाइंस फ्रॉम 8 प्रोविंसेस, क्योंकि 8 में उनकी कुल मिलाकर के सरकार थी, 3 में मिली जुली और 5 में बहुमत की सरकार थी। बहुत बढ़िया, 5 में बहुमत की सरकार थी जी। तो यहाँ पर क्या हुआ था आप सबको पता होना चाहिए। 1937 के 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, आप सबको पता होना चाहिए कि उसमें क्या था आपका टोटल, जो कुल मिलाकर थे, कुल मिलाकर के 1585 सीट्स थी। 1585 सीट्स थी, और जिसमें 482 सीट जो थी, 482 सीट रिजर्व थी। किसके लिए, 482 सीट रिजर्व थी मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, ये बात याद रख लेना। तो जब ये चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी, ये मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही, बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से। तो जब ये चुनाव हुए, तो इन चुनावों में क्या हुआ, 707 सीट जो थी वो तो कांग्रेस ने जीती। सीट जो है वो कांग्रेस ने जीती थी, कांग्रेस ने जीती। और 106 सीट, इसमें से 106 सीट जो थी 482 में से, वो मुस्लिम लीग ने जीती। मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने जीती। तो यहाँ पर एक बात देखो, मुस्लिम लीग के लिए सीटें कितनी रिजर्व थी, तो आप कहो भैया 482। तो क्या मुसलमानों के लिए जो सीटें सुरक्षित थी, मुस्लिम कैंडिडेट्स उन सीटों को भी जीत पाए, तो आप कहेंगे नहीं जीत पाए। तो इससे मुस्लिम लीग के ऊपर एक काउंटर क्वेश्चन शुरू हुआ कि क्या सही मायने में जो कैंडिडेट्स हैं, जो मुस्लिम लीग है, क्या वो मुसलमानों का सही प्रतिनिधित्व कर पाएगी। क्या वो जो जनता है, वो जो इनके नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनका उनके प्रति विश्वास भी है, क्योंकि ये विश्वास यहाँ इलेक्शंस में तो दिखाई नहीं देता। क्योंकि 26 मुस्लिम बाहुल्य सीट ऐसी थी जो कांग्रेस ने जीत ली थी। तो वहां पर बड़ा काउंटर हुआ कि भाई यार, मुस्लिम लीग तो यानी कि एक सही तरीके से लीडरशिप नहीं मान सकते इसको, कि भाई जिसमें मुसलमानों का अथक विश्वास हो। यानी कि इस देश में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनका कांग्रेस में विश्वास है। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस चले, और इन सब पर बातें चलने लग गई। और साथ में क्या हुआ, कांग्रेस ने 5 स्टेट में, यहाँ पर 5 स्टेट में मेजोरिटी आई थी उनकी। बताओ जरा, एक स्टेट का नाम लिखो किसी का। कौन से 5 स्टेट थे जिनमें उनकी मेजोरिटी थी, मेजोरिटी बोले तो बहुमत था। तो आप कहोगे भैया ये थे, आपका बिहार हो गया, बिहार था। उड़ीसा था, उड़ीसा, उड़ीसा था। सेंट्रल प्रोविंस था, मध्य प्रांत। यूनाइटेड प्रोविंस था, यानी कि संयुक्त प्रांत था। और आपका मद्रास, मद्रास। इन 5 में क्या आया था, उनका बहुमत आया था 5 में। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर 8 प्रांतों से, कि भाई आप हमारी डिमांड्स नहीं मान रहे हो, आप कह रहे हो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके साथ हैं, कांग्रेस इसमें आपके साथ है ही नहीं। 8 प्रांतों से वो इस्तीफा दे देते हैं। अब मुस्लिम लीग को लगा कि भाई यार, चुनावों में तो हमारी हार हुई थी, और यहाँ पर जैसे ही इन लोगों ने इस्तीफा दिया, तो मुस्लिम लीग में तो खुशी की लहर दौड़ गई एकदम से। और मुस्लिम लीग ने यहीं पर आपका 2 महीने बाद 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1939 को, मुस्लिम लीग ने, लिखना, मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, लिबरेशन डे।
किससे मुक्ति मिल गई? उनको लगा कि भाई कांग्रेस से हमको मुक्ति मिल गई, मुक्ति दिवस बनाया, मुक्ति दिवस मनाया लिख लीजिए। मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड, मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड लिबरेशन डे, लिबरेशन डे, लिबरेशन डे, ठीक है, सिविल लिबरेशन डे। और फिर इसके बाद में आपका 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940, आप सबको पता है ना, मैंने आपको बताया था जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसी तरह मुस्लिम लीग के भी अधिवेशन होते थे। हम सब करके बताएं जी भैया हम इस बात को जानते हैं, इस बात को हम जानते हैं, ठीक है। तो 23 मार्च 1940 को क्या हुआ यहाँ पर, 23 मार्च 1940 तो वहाँ पर इस्तीफा हो गया था, तो इन्होंने क्या बोला, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का हुआ था लाहौर अधिवेशन, लाहौर सेशन। और इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन में जो लाहौर सेशन था इसमें प्रमुख बात ये थी कि यहाँ पर आपका जो जिन्ना था, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत दिया, टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र सिद्धांत, दो राष्ट्र सिद्धांत उसने यहाँ पर पेश किया, मतलब इसने पेश नहीं किया था, अभी बताएंगे उसको भी। टू नेशन थ्योरी, इसके बारे में बात हुई, टू नेशन थ्योरी के बारे में बात हुई। और इसका अगर कभी भी पूछे प्रस्ताव किसने दिया था, तो प्रस्ताव था सिकंदर हयात खान, सॉरी, जो प्रस्ताव दिया, जो प्रस्ताव देने वाले लोग थे, ये प्रस्ताव दिया था सिकंदर हयात खान ने, प्रपोज्ड बाय सिकंदर हयात खान, एसी ग्रुप के एक मेंबर थे सिकंदर हयात खान। पूछेगा दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया, और दो राष्ट्र सिद्धांत को पेश किसने किया, पेश बोले या प्रस्तुत बोले, प्रेजेंटेड बाय, प्रेजेंटेड बाय, प्रस्तुत अर्थात प्रेजेंटेड, प्रस्ताव यानी कि प्रपोज्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय, प्रेजेंटेड बाय ए के फजूल हक, क्या बोलोगे, ए के फजूल हक, फजूल हक। देखिए तो दो राष्ट्र सिद्धांत आ गया, यानी कि दो राष्ट्र होने चाहिए, और दो राष्ट्र कौन कौन से हैं, वो भारत और पाकिस्तान। यहाँ पर हमको थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो शब्द आया, दरअसल में आपका अगर हम बहुत पहले चलें, सैयद अहमद खान, आप जानते हैं सैयद अहमद खान, बताइए किससे जुड़े रहे थे, सैयद अहमद खान को किसके लिए जाना गया सबसे ज़्यादा, आप किस बात के लिए जानते हैं, अलीगढ़ कॉलेज के लिए, है ना, 1875 का, जो आपका मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बन गया था 2 वर्षों के बाद में, और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो वहाँ पर सैयद अहमद खान का ये मानना था कि भाई जो हिंदू और मुसलमान हैं ये दोनों अलग अलग हैं। हिंदू और मुसलमानों का अगर आप देखोगे तो हिंदू एकदम से अलग हैं और मुसलमान एकदम से अलग है, कैसे जी? उन्होंने कहा देखिए मुसलमानों का जो वेशभूषा है वह एकदम से अलग है, मुसलमानों का जो खान पान है, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो रीति रिवाज है, वो सब अलग है। तो उन्होंने कहा कि ये एक अलग कम्युनिटी है और हिंदू एक अलग कम्युनिटी है, और इन दोनों के जो राजनीतिक हित हैं या इन दोनों के जो राजनीतिक लाभ हैं वो एक साथ पूरे नहीं हो सकते, इनके लिए अलग अलग बात होनी चाहिए। तो तब से इस बारे में बहुत चर्चाएं होने लगी, और लंदन में एक स्टूडेंट बैठा हुआ था चौधरी रहमत अली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा, पाकिस्तान नाम, जो पाकिस्तान नाम है इसमें आई नहीं आता था, पहले याद रख लेना, ये पाकिस्तान होता था, आई नहीं आता था इसमें। तो ये जो पाकिस्तान नाम है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक छात्र था चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, रहमत अली, ठीक है। और ये कहाँ पर था, ये लंदन में था। तो इसने पाकिस्तान नाम को गढ़ा, भाई पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नाम आया पाकिस्तान नाम, और ये आया 1933 में, 1933 में ये नाम आया था। ये नाम इसने कैसे बनाया था, देखिए, P4 आपका जो पंजाब वाला क्षेत्र है, जो उस समय पे पंजाब वाला क्षेत्र था। A4 था अफगानिया, जो आज का अफगानिया क्षेत्र है। आपका K4 था इसमें, K4 था आपका कश्मीर, कश्मीर वाला जो क्षेत्र है। और स्थान लिया था इन्होंने बाद वाले लेटर, ये बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान से। समझ गए इसने नाम कैसे गढ़ा था ये? तो इसने लेटर्स ले लिए, उन जगह के पहले पहले लेटर ले लिए, और दूसरे में उसको इन लेटर से निकला पाकिस्तान, यानी कि पाक भूमि, यानी कि पवित्र भूमि इसने कहा।
अब जो जिन्ना है यहाँ पे समझिए, देखो एक चीज समझनी होगी आपको, जिन्ना से नफरत रखता था चौधरी चौधरी रहमत अली, जिन्ना से एकदम नफरत, क्योंकि उसे लगता था कि भी जिन्ना जो है ना ये बहुत मीठा आदमी है और ये मुसलमानों का असली प्रतिनिधित्व इसके पास में नहीं है। उसने कहा ये खुद ही मुसलमान नहीं है तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्या करेगा, ये तो खुद ही ब्रिटिश कल्चर को इसने अपना रखा है, सूट वूट पहनता है। आप जानते हो जिन्ना का एकदम से लाइफ स्टाइल अलग था, जिन्ना के फोटोज आप देखना। तो इसने कहा कि ये खुद ही मुसलमान नहीं है तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व क्या करेगा, तो एकदम से ऐसे समझिए रहमत अली जिन्ना के एकदम अपोजिट था। अच्छा दूसरा पक्ष जानिए, जिन्ना जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में और खिलाफत और असहयोग एक साथ चल रहे थे, तो जिन्ना ने विरोध किया था हाँ या ना। ये मैंने आपको पढ़ाया है तो एक बार व्यक्त करिए हाँ या ना, सारे लोग बताएं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जी। तो जिन्ना ने कहा था कि भाई जो मुसलमानों के हित की बात है वो अलग होनी चाहिए, इसको राजनीतिक रूप गांधी के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। तो उससे क्या हुआ था कि बहुत भाई चला तो खिलाफत और असहयोग एक साथ चला, तो इसके बाद में जिन्ना ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली थी और जिन्ना शिफ्ट हो गए थे लंदन जाके। और जिन्ना जब लंदन शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर देखो समझने की बात है, जिन्ना के लंदन शिफ्ट होने जाने के बाद में जिन्ना ने भारत की राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं रखी और एक व्यक्ति का उदय हुआ यहाँ पर, इकबाल। सुना है मोहम्मद इकबाल का नाम आपने? मोहम्मद इकबाल कौन सी रचना की है मोहम्मद इकबाल ने? मोहम्मद इकबाल की कौन सी रचना है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा? पढ़ी है तुमने ये रचना? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था मोहम्मद इकबाल था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यानी कि मजहब बोले तो धर्म नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना किससे। अब इसको दूसरे अर्थ में लिया भारत के युवाओं ने, भारत के युवा सोचते वो सोच रहे थे हिंदू मुस्लिम एकता की बात, कि मजहब नहीं सिखाता। अब वो दरअसल में वो किसको बोल रहे हैं, वो द्विअर्थीय लिख रहे हैं, वो उसको लिख रहे हैं मुसलमानों के लिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यानी कि मुस्लिम व्यक्तियों तुम आपस में बैर मत रखो, हम बुलबुले हैं इसकी, बुलबुले का मतलब एक दिन फट जाएंगे हम बुलबुले हैं इसकी ये हिंदोसता हमारा, हिंदी हैं हम वतन है हिंदोसता हमारा। अब आप कहेंगे भैया इस बात को आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप इकबाल के बारे में रिसर्च करोगे तो आप इस बात को पाओगे कि कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे वहाँ, राजा हरि सिंह के खिलाफ वहाँ के मुसलमानों को जो भड़काया वो मोहम्मद इकबाल ने भड़काया। मोहम्मद इकबाल ने वहाँ भड़का करके आपका साथ में वहाँ पर जो कश्मीरी आपका लोग थे, जो कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनके खिलाफ लोगों में जो गैप पैदा किए वो आपका इकबाल ने पैदा किए। तो मोहम्मद इकबाल ही वो व्यक्ति है जिसने ये जाना कि जिन्ना को लंदन से वापस लाना पड़ेगा और भारत में लाके एक्टिव करना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान नहीं बन पाएगा। मोहम्मद इकबाल को ही श्रेय जाता है आपका लंदन से जिन्ना को वापस राजनीति में एक्टिव करने के लिए, नहीं तो जिन्ना ने तो छोड़ दिया था सब। आप शायद पहली बार इस बात को सुन रहे होगे कि जिन्ना ने एक लंबे समय तक 20 के बाद में अगर 34 में एक्टिव हुआ जिन्ना, इकबाल ने लेगा, इकबाल को श्रेय जाता और फिर बाद में आप जानते हैं पाकिस्तान का राष्ट्रीय कवि भी बना इकबाल। तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, मोहम्मद इकबाल ने ये सारी चीजें यहाँ पर इन सब चीजों के लिए लागू की। नाम दिया किसने, आपका चौधरी रहमत अली ने। रहमत अली एकदम से नेता नहीं मानते थे जिन्ना को, लेकिन फिर भी क्या चल रहा था, मोहम्मद इकबाल ने माना नहीं, देश में रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सही व्यक्ति है वो जिन्ना ही है और जिन्ना ही इसको लीड करेंगे और ये तभी दो राष्ट्र बन पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं बन पाएंगे। और ये आग भड़काई किसने, चौधरी रहमत अली ने, क्योंकि उसने एक पर्चा लिख दिया, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। किस पर्चे में लिखा था, लिखिए नाम लिखिए फटाफट से, चौधरी रहमत अली, उसके ना आगे लिखिए पर्चा, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। बात समझ में आई? एकदम से दोस्त आपको तार्किक रहना होगा, रेशनल होना होगा, ऐसा नहीं कि आप कमेंट सेक्शन में कोई भी साथी कुछ भी लिखने लग जाए, है ना। बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया, नाउ एंड नेवर, नाउ एंड नेवर। सेंटू सेंटू कुमार जी, रेशनल होके, थोड़ा सा तार्किक होके। सर आपने कहा था इतिहास की 25 क्लासेस होंगी लेकिन आपने 35 क्लास करवा दी, ये भी अपराध हो गया हमसे, ये भी हमसे। आपको वापस से आए एक बार, वापस से आए तो मार्च 1940 में क्या हुआ, मार्च 1940 में, इसी बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन भी था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था,